जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 नंबर प्रैक्टिस सेट तक डिस्कस कर लिया था और यह जो सेट नंबर 8 है यह 20 जून 2025 को डिस्कस कराया गया है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें मिलान करना है। इसमें लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं, जो पहला सूची दिया हुआ है यह विद्रोह से संबंधित दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो है सूची 2 में ईयर दिया हुआ है। तो इसका मिलान करेंगे। जो अहोम विद्रोह हुआ था, तो अहोम विद्रोह जो हुआ था ये 1828 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला देख लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कोल विद्रोह। तो जो कोल विद्रोह हुआ था ये 1831-32 में हुआ था, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। और उसके बाद है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह यह केरल में हुआ था, यह 1921 में हुआ था। तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा का हो जाएगा 4 हो जाएगा, तीसरा का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा और चौथा का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 2 4 1 3 मिलान होगा हमारा। तो 2 4 1 3 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो प्रसिद्ध वारदोली किसान आंदोलन है, इसका जो नेतृत्व है यह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि यह जो बारदोली किसान आंदोलन हुआ था यह हुआ था 1928 ईस्वी में। याद रखेंगे, बारदोली किसान सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। वहाँ पे टैक्स में 22% की वृद्धि कर दी गई थी। याद रखेंगे, टैक्स में 22% की जो बढ़ोतरी हुई थी, इसके कारण किसान आंदोलन किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यह भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी बोलते हैं, साथ ही भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ था यह 1875 ईस्वी में हुआ था, 31 अक्टूबर को। याद रखेंगे, 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। इसलिए 31 अक्टूबर को जो है भारत में इनके जन्म दिवस के अवसर पे एकता दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे कि भारत में एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है, जिसमें सूची 1 नीचे दी हुई है और सूची 2 जो है उसके बगल में दी हुई है। मिलान करते हैं, देखते हैं। पहला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था यह हुआ था एक्सला-शापल संधि के साथ अंत हुआ था। तो पहला का मिलान जो हो जाएगा यह ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन सी में है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी दूसरा जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह अनिर्णायक युद्ध रहा था। उसके बाद तीसरा है तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह पेरिस की संधि के साथ यह समाप्ति हुई थी इसकी। याद रखेंगे। और चौथा जो है यह है प्रथम मैसूर युद्ध, यह जो हुआ था इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था यह एक्स-ला-शापल की संधि के साथ खत्म हुआ था। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अनिर्णायक रहा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था यह पेरिस की संधि के साथ खत्म हुआ था। और एक है प्रथम मैसूर युद्ध, यह ब्रिटिश की इसमें हार हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जो कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जो रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल था, रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से लेकर के 1760 तक रहा था। फिर उसके बाद 1765 में जो है रॉबर्ट क्लाइव फिर दोबारा से बना था, यह 67 तक बना था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो रॉबर्ट क्लाइव था यह बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। याद रखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ही था। और बंगाल में द्वैत शासन ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही लाया गया था 1765 ईस्वी में। याद रखेंगे कि बंगाल में जो है द्वैत शासन प्रणाली है यह लाया गया था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही। और वारेन हेस्टिंग के काल में जो है द्वैत शासन को, बंगाल में द्वैत शासन को खत्म किया गया था। इतनी बातें को आप लोग याद रखेंगे। और जब 1757 का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का जो अंग्रेजों का जो सेनापति था यह रॉबर्ट क्लाइव ही था। याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इतनी बातें। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले जो बहावी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र पटना हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो बहावी आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किया गया था सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। याद रखेंगे, इसका नेतृत्व किया गया था सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। सैयद अहमद बरेलवी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी यह विवेकानंद के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे कि 1897 में जो है विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि विवेकानंद का बचपन का जो नाम था, उनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। और साथ ही याद रखेंगे कि विवेकानंद को स्वामी की जो उपाधि दी गई थी यह खेतड़ी के महाराजा के द्वारा दी गई थी। याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी की जो उपाधि दी गई थी खेतड़ी के महाराजा के द्वारा दी गई थी। और जो 12 जनवरी जो है 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस के अवसर पर, विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 1893 में जो है विवेकानंद के द्वारा ही शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया गया था। याद रखेंगे उसका ईयर इंपॉर्टेंट होता है। यह 1893 में हुआ था शिकागो धर्म सम्मेलन, जिसमें भारत की तरफ से विवेकानंद ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है। संगठन के नाम दिए हुए हैं, फिर उसके बाद जो है संस्थापक दिए हुए हैं। तो इधर जो है संगठन है और राइट तरफ जो है संस्थापक है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है विवेकानंद, तो ये तो संस्थापक का नाम। अगर आप लोग इसको उल्टा कर देंगे ये चल जाएगा इधर, और फिर ये संगठन का नाम है प्रार्थना समाज, ये चल जाएगा इधर, उल्टा हो जाएगा, लेकिन दोनों एक ए और एक में ही रहेगा। तो स्वामी विवेकानंद जो हो जाएंगे यह रामकृष्ण मिशन के हो जाएंगे, तो एक के मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रार्थना समाज जो चल जाएगा लेफ्ट में, तो इसका मिलन होगा महादेव गोविंद रनाडे, इसके संस्थापक हो जाएंगे। और सत्यशोधक समाज के हो जाएंगे ज्योतिबा फुले, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो संस्थापक है सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे, इसका मिलान 3 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा पहले 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। फिर से देख लेते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन है इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। महादेव गोविंद रनाडे जो हैं यह प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। उसके बाद है सत्यशोधक समाज के संस्थापना जो है यह ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के द्वारा स्थापना किया गया था, यह सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता का नाम दिया गया था यह दिया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि वीडी सावरकर के द्वारा ही 1904 ईस्वी में अभिनव भारत शुरू किया गया था। और उसके बाद एक बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखेंगे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक जो है यह लिखा गया था वीडी सावरकर के द्वारा। इतनी बातों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, इसका अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन आरबी घोष लिखा हुआ है शॉर्ट में, ऑप्शन ए हो जाएगा रास बिहारी घोष हो जाएगा। याद रखेंगे कि रास बिहारी घोष के द्वारा 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसे सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस है यह नरम दल और गर्म दल में बट गई थी, और इसका अध्यक्ष था रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद कांग्रेस का जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन, यह हुआ था 1916 ईस्वी में। याद रखेंगे कि 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस के जो दोनों दल बटे हुए थे फिर वो आपस में मिल गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो यह किया गया था अहमदाबाद की हड़ताल में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि यह अहमदाबाद जो हड़ताल हुआ था यह हुआ था 1918 में, और 1918 में खेड़ा आंदोलन भी हुआ था। तो सबसे पहली बार जो है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग जो है यह अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। और उसके बाद जो असहयोग आंदोलन हुआ था यह 1920 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था यह 1919 में हुआ था। और उसके बाद जो है इसमें बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था यह हुआ था 1928 में। यह सभी याद रखेंगे कि अहमदाबाद जो हड़ताल हुआ था 1918 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था। सत्याग्रह जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में हुआ था, और बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था यह 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई है? तो जो चौरा चौरी घटना हुई थी, तो चौरा चौरी जो हुई थी 1922 में हुई थी। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था यह भी 1919 में हुआ था, लेकिन यह 6 अप्रैल को हुआ था, यह हो जाएगा 6 अप्रैल को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो है यह हुआ था 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो सबसे पहले जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा
पहले 17 वाला हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। फिर उसके बाद जो हुआ था रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था यह हुआ था 6 अप्रैल को हुआ था 1919 में, 6 अप्रैल 1919 में। उसके बाद जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, यह हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। और चौरा चौरी घटना हुआ था यह 1922 में हुआ था। तो सबसे पहले एक हो जाएगा, एक नंबर पे 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि चौरा चौरी घटना हुआ था 1922 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ यह 1917 में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है इसको बोलते हैं दसराग युद्ध। तो दसराग युद्ध जो है यह परोसनी नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। तो भागवत धर्म का जो ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य जो है यह हो जाएगा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं यह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें तीर्थंकर का नाम दिया हुआ है, उसके बाद प्रतिमा और लक्षण दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है। तो सबसे पहला जो है यह है आदिनाथ। तो आदिनाथ का जो हो जाएगा, आदिनाथ का जो चिन्ह हो जाएगा यह हो जाएगा वृषभ। अगला है मल्लनाथ, इसको मल्लीनाथ भी बोलते हैं, मल्लनाथ को, तो ये जल कलश हो जाएगा। उसके बाद जो है पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे इनका जो हो जाएगा सर्प हो जाएगा। और शंभवनाथ का जो हो जाएगा यह अश्व यानी घोड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो जैन तीर्थंकर में जो पहले थे जिन्होंने स्थापना किया था उनका नाम था ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे। उसके बाद 22वें थे, 22वें एक थे जिनका नाम था अरिष्टनेमी, जो कि श्री कृष्ण के निकट संबंधी माने जाते हैं। और जो 23वें हैं, 23वें हो जाएंगे पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है सर्प हो जाएगा। अरिष्टनेमी का जो चिन्ह हो जाएगा, अरिष्टनेमी का चिन्ह आपको शंख हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे क्योंकि कृष्ण के निकट संबंधी थे, तो कृष्ण शंख बजाते हुए दिखाए गए हैं महाभारत में। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी या कृष्ण के निकट संबंधी माने जाते हैं। और इनका जो चिन्ह था यह शंख था। और जो 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, और इनका जो चिन्ह था यह सिंह था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगीति में हुआ था। तो बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में, यह चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी यह हुई थी राजगीर में। उसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी यह वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्रा में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। साथ ही याद रखेंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी यह हुई थी अजातशत्रु के काल में। जो दूसरा हुआ था कालाशोक के काल में। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के काल में। और जो चौथा बौद्ध संगीति था यह कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था उसका नाम था जीवक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो बिंबिसार था यह हर्यक वंश का संस्थापक था, याद रखेंगे। और एक था बिंदुसार। तो याद रखेंगे जो बिंदुसार था, बिंदुसार यह मौर्य साम्राज्य का था, जो कि अशोक का पिता था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो सेल्यूकस निकटर था यह सिकंदर का सेनापति था। और सिकंदर का एक सेनापति था निर्याकस, जो कि जल सेनापति था। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के पश्चात जो है किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश यानी ब्राह्मण वंश का स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो कनिष्क प्रथम के दरबार में यह हो जाएगा विशाखदत्त। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि कनिष्क प्रथम के दरबार में विशाखदत्त नहीं था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो अश्वघोष है, अश्वघोष, वसुमित्र और पार्श्व, यह सभी जो थे कनिष्क प्रथम के दरबार में थे। नेक्स्ट है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी
ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की जो पहली है विस्टाडोम जंगल सफारी सेवा, यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है यह है डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे स्वर्ण पदक की बात की गई है, तो स्वर्ण पदक जीती हैं मनीषा भानवाला। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यह याद रखेंगे मनीषा भानवाला को जो है स्वर्ण पदक दिया गया था, मनीषा भानवाला। तो हो जाएगा मनीषा भानवाला जो है इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। तो हमारा जो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, याद रखेंगे कि स्वर्ण पदक के बारे में पूछा जाए तो यह मनीषा भानवाला हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर स्वर्ण पदक आप हटा दें, यहाँ पे रजत पदक कर दें, तो रजत पदक जो है यह दिया गया था दीपक पूनिया को। याद रखेंगे कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जो है रजत पदक दिया गया है दीपक पूनिया को। इसके हिसाब से ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2025 है, इसमें दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। भारत को इसमें 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे इसमें जो प्रथम स्थान पे है, प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। और यह जो जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला जो शहर हो जाएगा यह अमरावती हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 जो दिया गया है, यह दिया गया है मृदुलिका झा को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है, यह मृदुलिका झा को दिया गया है। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसकी प्राथमिकता हो जाएगी कृषि का विकास, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका था औद्योगिक विकास। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कृषि का विकास। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह हेराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह पीसी महालनोबिस योजना पे आधारित थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो हो जाएगा यह टर्सरी क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र, जो कि सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस वर्ष में नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। याद रखेंगे कि नाबार्ड का स्थापना 1982 में किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी यह 1956 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? तो फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत की प्रस्तावना में जो लिया गया है फ्रेटर्निटी, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं? तो सांझ और रात के बीच का जो समय होता है उसको गोधूली बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य देखते हैं, वह सायं काल के समय में घूमने जाता है, यह सही है। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो भद्र शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा यह हो जाएगा भला। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत जो है WHO का सदस्य कब बना था? तो भारत जो है WHO का सदस्य बना था 12 जनवरी 1948 को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO का स्थापना किया गया था। याद रखेंगे कि WHO का जो स्थापना है यह किया गया था 7 अप्रैल को 1948 में, और भारत जो है इसका सदस्य बना था 12 जनवरी 1948 में। साथ ही याद रखेंगे कि जो WHO का हेडक्वार्टर है यह स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, और जेनेवा में जो है WTO का भी हेडक्वार्टर है और ILA का भी, यानी
लेबर वाले का भी, श्रम संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। तो तीनों का मुख्यालय है WHO, WTO और ILA, तीनों का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि जो WTO है, WTO का जो स्थापना किया गया था 1995 में किया गया था, और जो WHO है इसका स्थापना 1948 में किया गया था। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO का जो स्थापना किया गया था, इसका स्थापना किया गया था 1919 में। तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो रॉकेट का कार्य प्रणाली का जो सिद्धांत आधारित है यह न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर आधारित है। सॉरी, ये तो उष्मा गति की है, तो यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम हो जाएगा। तीसरा नियम इससे संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो आनुवांशिकी के जनक जो के रूप में जाने जाते हैं यह है मेंडल। नेक्स्ट है, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह हो जाएगी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी शरीर का जो टेम्परेचर को बनाए रखता है यह हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। ऑप्शन देखते हैं कि अमलगम इनमें से कौन सी धातु नहीं बनाती है। तो अमलगम जो नहीं बनाती है यह हो जाएगी लोहा। बाकी जो है जस्ता, मैग्नीशियम और तांबा, यह जो है अमलगम बनाती है। नेक्स्ट है, सूची 1 में जो है औद्योगिक प्रोग्राम दिया हुआ है और सूची 2 में किस उद्योग से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि जो भंजन होता है तो भंजन किया जाता है पेट्रोलियम उद्योग में होता है। उसके बाद जो है प्रगलन जो होता है यह ताम्र के इंडस्ट्री में होता है। उसके बाद हाइड्रोजनीकरण जो होता है यह खाद्य वसा वाले इंडस्ट्री में होता है। और वल्कीकरण जो होता है, रबड़ को कठोर करने के लिए वल्कीकरण किया जाता है, यह रबड़ के उद्योग में किया जाता है। तो इसका जो मिलान हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद 1। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र हो जाएगा यह हो जाएगा CaSO4 × ½ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें ईंधन गैस है और प्रमुख घटक का नाम बताना है। पहले जो है CNG है, CNG है, देखते हैं। तो CNG का जो हो जाएगा ये हो जाएगा, CNG में मेथेन और इथेन पाया जाता है, इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद जो LPG है, LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। उसके बाद है कोल गैस, कोल गैस में होता है हाइड्रोजन होता है, मीथेन, कार्बन और मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसके बाद जो है वाटर जल गैस है, वाटर जल गैस में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। तो जो पहले वाला है, पहले का 3 हो जाएगा, दूसरे का 2 हो जाएगा, तीसरे का 4 हो जाएगा, चौथे का 1 हो जाएगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा, सॉरी पहले का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट है, इसमें सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2, इसमें मिलान करना है। जो पक्षियों का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो पहले का जो मिलान हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। देख लेते हैं फिर से, पहले का मिलान 3 हो जाएगा। अगला है वंशागति यानी जेनेटिक्स होता है, इसको जेनेटिक्स बोलते हैं, इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। पर्यावरण का हो जाएगा इकोलॉजी हो जाएगा, और जीवाश्म का जो हो जाता है यह पैलियोबायोलॉजी होता है, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है, वंशागत अध्ययन जो किया जाता है उसको जेनेटिक्स बोला जाता है, पर्यावरण का इकोलॉजी बोला जाता है, और जीवाश्म का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं पैलियोबायोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मछली नहीं है। इसमें से कौन सी फिश नहीं है। तो इसमें जो है स्टार फिश यह मछली की श्रेणी में नहीं आती है। बाकी जो है शॉप फिश, गिटार फिश और पाइप फिश, यह सभी जो है मछली के प्रकार हैं, लेकिन स्टार फिश जो है मछली नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो टमाटर में जो लाल रंग का कारण होता है यह हो जाएगा लाइकोपिन।
याद रखेंगे कि टमाटर में जो लाल रंग का कारण होता है यह लाइकोपीन होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फ्राइबिनोजेनिन को फ्राइबिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम है। तो यह जो होता है थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन जो होता है यह फ्राइबिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो वृक्क का प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो होता है यह 1200 सीसी होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो सबसे अधिक प्रभावकारी जो होता है यह लाल रंग होता है और सबसे कम जो होता है वह हरा रंग होता है। याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है दर यह लाल रंग में सबसे अधिक होती है और हरे रंग में सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पहला है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी जो होता है स्कर्वी रोग होता है। तो पहला का मिलान ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉलिक एसिड के कारण होता है रक्ताल्पता होता है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। फिर अगला है विटामिन ए, इसकी कमी से होता है रतौंधी होता है। और उसके बाद विटामिन बी है यानी B1 है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 4 3 उसके बाद 1 2 4 3 1 2। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो थायराइड ग्रंथि की जो खराबी होती है यह आयोडीन की कमी के कारण होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गले में सूजन आती है और घेंगा रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग में जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि अल्जाइमर रोग जब होता है तो मानव शरीर का जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत हो जाएगा यह अपकेंद्रण पे आधारित है। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो लोहे की सुई जो है यह पानी की सतह पर तैरने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि लोहे की सुई जो पानी की सतह पर तैरती है यह पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चूज करना है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी के प्रकाश से कम होता है, यह गलत है। नेक्स्ट है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यह स्टेटमेंट सही है। तो सही स्टेटमेंट ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों के द्वारा जो प्रयुक्त होता है एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो एंडोस्कोप है यह काम करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलती है तब द्रव जो होता है यह इसका आयतन घटता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही उल्टा याद रखेंगे कि जब बर्फ जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे घरों में जो पाइप होते हैं वह फट जाते हैं। तो पाइपों के फटने का जो कारण होता है यह होता है कि बर्फ जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है और बर्फ जब पिघलता है तो उसका आयतन घटता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो हो जाएगा इसमें चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की जो व्यवस्था की गई है यह अनुच्छेद 330 में की गई है। साथ ही याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे पूछा जाए विधानसभा में, तो विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की जो व्यवस्था की गई है यह अनुच्छेद 332 में की गई है। याद रखेंगे कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में की गई है, लेकिन अगर विधानसभा के बारे में पूछा जाए तो विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की जो व्यवस्था की गई है यह अनुच्छेद 332 में की गई है। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।
तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है यह 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। याद रखेंगे कि भारत में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था और 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित जो शिक्षा का अधिकार है किस वर्ष से लागू किया गया। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित जो है शिक्षा का अधिकार इसे लागू किया गया था 2002 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। तो भारत में मत देने का जो अधिकार है यह हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे कि भारत में जो मत देने का अधिकार है यह एक संवैधानिक अधिकार है। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत में जो वोट देने का एज है उसको 21 साल से घटा करके 18 साल किया गया था। यह किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वोट देने का जो एज है उसको घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो उनकी पदावधि है यह हो जाएगी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, मतलब जो पहले हो जाए वही होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता है यह प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है CSIR की भी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यह एक अनौपचारिक संस्था है जो कि गलत दिया हुआ है। और राज्य वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो राज्य वित्त आयोग है इसका जो वर्णन है यह आर्टिकल 243 के आई में किया गया है। याद रखेंगे कि आर्टिकल 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है और यह एक संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। यानी जो अनुच्छेद 20 और 21 है इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह हमारे जीवन से संबंधित है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो 359 है इसके तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों को खत्म किया जा सकता है। यह आकस्मिक आवश्यकताओं के अनुसार होता है। नेक्स्ट है भारत में चलित न्यायालय जो है मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र कौन है। तो भारत में जो चलित न्यायालय है यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सिफारिश पर यानी उनके द्वारा शुरू किया गया था। यह उनका मानना था तो उनके आधार पर किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है यह सर्वोच्च न्यायालय को है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 में किया गया है। वही हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट का जो वर्णन है अनुच्छेद 214 में किया गया है। याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट 124 में है और 214 में जो है हाई कोर्ट है। और साथ ही याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर रीट जारी किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा किया जाता है और अगर हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है वह अनुच्छेद 226 के द्वारा किया जाता है। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है इसमें गलत को चूज करना है। पहला देखते हैं मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का जो प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है यह बिल्कुल सही है। अगला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में है यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है यह अनुच्छेद 31 नहीं बल्कि अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। याद रखेंगे यह अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है तो यह जो हो जाएगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे जो यहाँ पे अनुच्छेद 31 लिखा हुआ है तो अनुच्छेद जो 31 में है यह संपत्ति का अधिकार था पहले जिसको हटा करके 300 के
ए में डाल दिया गया है, जो कि अब लीगल राइट बन चुका है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है तारे का रंग सूचक है। तो तारे का रंग सूचक यानी तारे का जो कलर होता है या धीमा होता है या ज़्यादा होता है या उसके तापमान का सूचक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइटन का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो टाइटन का सबसे बड़ा जो उपग्रह हो जाएगा या शनि का हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि शनि के पास जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह है, लगभग 145 प्लस उपग्रह शनि के पास है, और बृहस्पति के पास जो है लगभग 95 उपग्रह ही हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो हो जाएगी लिम्पोपो नदी। याद रखेंगे कि लिम्पोपो नदी के द्वारा जो है मकर रेखा को 2 बार काटा जाता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है इसमें से झारखंड से होकर के गुजरती है। याद रखेंगे कि जो कर्क रेखा है यह भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा यह नेपाल हो जाएगा, उससे ज़्यादा जो सीमा लगता है यह पाकिस्तान का लगता है, उसके बाद चीन का लगता है, और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगता है यह बांग्लादेश के साथ लगता है। तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि सबसे कम जो सीमा लगता है भारत के साथ तो वो लगता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के साथ जो है मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है यह 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो सबसे अधिक है। तो इसमें और आरोही क्रम में पूछा गया है तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो जो शांत घाटी है यह केरल में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो जो फूलों की घाटी है यह चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है। तो जो सदाकत आश्रम है यह पटना में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो कैमूर पठार प्रसिद्ध है यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित है। तो राजगीर में जो अवस्थित हो जाएगा, राजगीर में अवस्थित नहीं है, पूछा गया यहाँ पे कि राजगीर में अवस्थित नहीं है, तो यह नाना कुंड जो हो जाएगा यह राजगीर में अवस्थित नहीं है। बाकी जो है मखदूम कुंड, याद रखिएगा, मखदूम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड यह सभी जो है राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका गठन 1931 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे आचार्य नरेंद्र देव। याद रखेंगे कि आचार्य नरेंद्र देव जो है इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। वही इसके पहले महासचिव की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण जो थे यह बिहार सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव थे। याद रखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ये जयप्रकाश नारायण नहीं, ये महासचिव थे, और पहले अध्यक्ष जो थे ये आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट है इसमें पहला सूची में खनिज दिया हुआ है और दूसरा में प्राप्ति स्थान दिया हुआ है जिसको मिलान करना है। तो पहला सूची देखते हैं, पहले खनिज का दिया हुआ है फिर प्राप्ति स्थान दिया हुआ है। पहला है कि अभ्रक, तो अभ्रक जो निकाला जाता है यह किशनगंज से निकाला जाता है। उसके बाद जो अभ्रक जो निकाला जाता है तो गया से निकाला जाता है। अभ्रक जो निकाला जाता है यह गया से निकाला जाता है। उसके बाद है अभ्रक जो है गया से निकलता है। अगला है स्वर्ण यानी सोना जो है यह मुंगेर से निकलता है। अगला है डोलोमाइट, जो डोलोमाइट है यह रोहतास से निकलता है। और पेट्रोलियम जो है यह किशनगंज से निकाला जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहले जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, अगला 3 का हो जाएगा, 4 हो जाएगा और चौथे का 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 जो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट है किसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया था। तो यह किया गया था मीर कासिम के द्वारा।
याद रखेंगे कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी ट्रांसफ़र किया गया था यह मीर कासिम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी? तो बिहार में जो है अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का जो वास्तविक सफलता मिला था यह मिला था 1651 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में जो है यह मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बिहार की जलवायु के बारे में पूछा जाए कि यह किस प्रकार की है तो यह आती है कैटेगराइज जो किया गया है यह आती है CWG कैटेगरी में आता है, CWG के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो सार्क का मुख्यालय है यह काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चेनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? तो जो चेनाब ब्रिज बना है यह 359 मीटर है। साथ ही याद रखेंगे अगर फीट में पूछा जाए तो यह 1178 फीट इसकी ऊंचाई है। याद रखेंगे कि चेनाब ब्रिज की जो ऊंचाई है 1178 फीट है और मीटर में पूछा जाए 359 मीटर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो चेनाब ब्रिज है यह चेनाब नदी पे यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज है। याद रखेंगे इतनी बातों को। नेक्स्ट है मैथ्स दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। 91 का जो आंसर हो जाएगा 90 आंसर का जो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद इसका 92 नंबर है, 92 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 93 93 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 95 है, 95 का आंसर बी हो जाएगा। अगला है 96, तो 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 97 है, 97 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और 98 है, 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 99, 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 58 डिग्री। और नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 8.25%।